बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुस्तफ़ा जाने रहमत बिलाम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे सर्कुलेशन के बारे में। अच्छा, इस चैप्टर में एक तो हम देखेंगे कि फंक्शनल यूनिट क्या होते हैं, फंक्शनल पार्ट्स कौन कौन से होते हैं सर्कुलेशन के। इसके अलावा हमने एनाटॉमी के अंदर टॉपिक छोड़े थे, एनाटॉमी ऑफ सिस्टम्स, एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो वो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अब हम फिजियोलॉजी के पार्ट में कवर करेंगे। तो इस चैप्टर में हम सर्कुलेशन के साथ साथ एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्कुलेशन क्या होती है। सर्कुलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा सिस्टम होता है हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है। यानी दिल से खून को बॉडी के तमाम पार्ट्स, तमाम ऑर्गन, तमाम टिश्यूज तक लेके जाता है और वहां से खून को वापस हमारे दिल की तरफ लेकर आता है। अब सर्कुलेशन दो तरह की होती है, एक होती है सिस्टैमिक सर्कुलेशन और एक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। सिस्टेमिक सर्कुलेशन नाम से जाहिर है सिस्टम, यानी इस टाइप की सर्कुलेशन के अंदर ब्लड मूव होगा हमारे दिल से बॉडी के तमाम ऑर्गन्स, तमाम पार्ट्स की तरफ सिवाय लंग्स के। सिस्टेमिक सर्कुलेशन में सिस्टमिक लफ्ज निकला है सिस्टम से, ठीक है, यानी तमाम सिस्टम की तरफ ब्लड जाएगा दिल से, लेकिन सिर्फ लंग्स में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि लंग्स में पल्मोनरी सर्कुलेशन में जाएगा। सिस्टेमिक सर्कुलेशन को हम जनरल या पेरिफेरल सर्कुलेशन भी कहते हैं। अब सिस्टेमिक सर्कुलेशन होती कहाँ से स्टार्ट है? हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन स्टार्ट होती है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से। हमारे दिल के चार चैम्बर्स होते हैं, टू अपर चैम्बर्स और टू लोअर चैम्बर्स। ऊपर वाले चैम्बर्स को एट्रियम कहते हैं और नीचे वाले चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहते हैं। जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वहां से स्टार्ट होती है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। जब हमारे ब्लड आता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो लेफ्ट वेंट्रिकल से वो ऑक्सीजन वाला ब्लड, ठीक है, वो जाता है एओर्टा के पास। एओर्टा जो है वो सबसे बड़ी ब्लड आर्टरी है जो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती है पूरी बॉडी की तरफ। एओर्टा से ब्लड जाता है आर्टरीज में, आर्टरीज से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से फिर ये जाता है हमारे कैपिलरीज के आसपास मौजूद होते हैं हमारे ऑर्गन्स और हमारे टिश्यूज वगैरह, वहाँ पे ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, वहाँ पे ब्लड से ऑक्सीजन को ले लिया जाता है ऑर्गन्स और टिश्यूज के जरिए से, और कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड दोबारा से कैपिलरीज में शामिल कर दिया जाता है। वो कैपिलरीज फिर ब्लड को लेके जाती है वेन्यूल्स में, वेन्यूल से ब्लड आता है वेन में, वेन से वेना केवा, और फिर राइट एट्रियम से में आ जाता है हमारा ब्लड, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये होती है सिस्टेमिक सर्कुलेशन जिसमें हमारी सर्कुलेशन स्टार्ट हो रही है, यानी हमारे बॉडी टिश्यूज से ब्लड आ रहा है वेन्स के जरिए से वेना केवा में। वेना केवा क्या होती है? सबसे बड़ी ब्लड आर्टरी होती है। पूरे बॉडी टिश्यू से ब्लड आता है वेन से, वेन से आता है वेना केवा में, वेना केवा से आता है राइट एट्रियम में, राइट एट्रिया से आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से जाता है ब्लड हमारे लंग्स की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो सर्कुलेशन है ये पूरी साइकिल में, ये पल्मोनरी और सिस्टेमिक सर्कुलेशन दोनों के बारे में बताया हुआ है कि देखें हमारा ब्लड जो अगर बात करें ना सिस्टेमिक सर्कुलेशन की, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन बेसिकली स्टार्ट हो रही है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑक्सीजन वाला ब्लड जाता है एओर्टा में, एओर्टा से बॉडी टिश्यूज तक जाता है आर्टरीज के जरिए, बॉडी टिश्यूज फिर उसको वेन्स के जरिए वेना केवा में भेजते हैं, वेना केवा से राइट एट्रिया, राइट एट्रिया से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से जाता है ब्लड पल्मोनरी आर्टरीज में, पल्मोनरी आर्टरीज खून को लेके जाती हैं लंग्स तक, लंग्स से वो खून आता है पल्मोनरी वेन में, और पल्मोनरी वेन से आता है लेफ्ट एट्रियम तक। अब यहाँ तक होती है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन, जो कि स्टार्ट होती है हमारे राइट वेंट्रिकल से स्टार्ट होके हमारे लेफ्ट एट्रियम तक आती है। ये होती है हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन। और लेफ्ट वेंट्रिकल से स्टार्ट होके राइट एट्रियम तक जो सर्कुलेशन आ रही है वो होती है हमारी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नेक्स्ट है पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन एक ऐसी सर्कुलेशन होती है जिसमें ब्लड जाता है हमारे दिल से लंग्स की तरफ और लंग्स से वापस दिल की तरफ आता है। अब इसका जो रूट होता है, इसका जो सीक्वेंस होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है? हमारे राइट वेंट्रिकल से। राइट वेंट्रिकल से ब्लड जाता है पल्मोनरी आर्टरी के जरिए से हमारी पल्मोनरी कैपिलरीज में, कैपिलरीज से वेन्यूल्स में, वेन्यूल से जाता है वो वेन में, वेन से जाता है हमारी सॉरी कैपिलरीज से जाएगा वो लंग्स में, लंग्स फिर उस ब्लड को दोबारा उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के उसमें ऑक्सीजन ऐड करके, और फिर वो ब्लड चला जाता है वेन्यूल्स में, वेन्यूल से वेन में, वेन से आ जाता है फिर हमारे वो लेफ्ट एट्रिया में। नेक्स्ट आते हैं फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन में हमारी बॉडी के कौन कौन से हिस्से शामिल होते हैं, या हम कह सकते हैं एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। ये टॉपिक हमारा एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एनाटॉमी के पोर्शन में था, लेकिन वहाँ पे हमने डिस्कस नहीं किया था क्योंकि आगे इसकी फिजियोलॉजी आनी थी, तो मैंने कहा था कि हम एक साथ डिस्कस कर लेंगे। तो जो फंक्शनल पार्ट ऑफ सर्कुलेशन है और
सेम यही टॉपिक आपके एनाटॉमी ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में आना है, क्योंकि हम इसमें सीवीएस की एनाटॉमी डिस्कस करेंगे। अब हमारी सर्कुलेशन में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं? हमारा दिल इन्वॉल्व होता है और हमारी ब्लड वेसल्स। अब ब्लड वेसल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व होगी? आर्टरीज, आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज, वेन्यूल्स और वेन्स। इनकी डिटेल हम नेक्स्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हार्ट की। हमारा दिल जो होता है ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है। मस्कुलर ऑर्गन से मुराद है मसल से बना होता है, और कॉनिकल होलो। कॉनिकल मीन कौन शेप का, होलो मीन अंदर से खाली। क्यों? क्योंकि अंदर क्या होना होता है, खून ने फिल होना होता है और आगे की तरफ मूव करना होता है, इसलिए दिल अंदर से क्या होता है, खाली होता है, होलो होता है। दिल की शेप बिल्कुल आपकी क्लोज फिस्ट। आप अगर अपनी मुट्ठी बंद करें तो जैसे आपकी मुट्ठी की शेप होगी वैसे ही आपके दिल की शेप होगी। अब दिल का काम क्या होता है, इसने हम आपकी बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट में खून को क्या करना होता है, पंप करना होता है। अब बेसिकली दिल कैसे काम कर रहा है, जैसे हमारी पानी की मोटर काम कर रही है। पानी की मोटर के साथ पाइप लगे होते हैं और आगे पाइप ने पानी को कहाँ पे लेके जाना होता है, हमारी टंकी में लेके जाना होता है। तो बेसिकली जो पंप होता है वो दिल है, और जो पाइप हैं वो ब्लड वेसल्स कह लें या वेसल्स हैं, और वो बॉडी या ऑर्गन या टिश्यूज क्या हुए, हमारी जो टैंकी भरी होगी वो होंगे। सिमिलरली जैसे पंप मोटर का काम होता है पानी को पंप करना, इसी तरीके से हमारे दिल का काम होता है ब्लड को पंप करना। अब दिल का वजन कितना होता है? मेल में 300 ग्राम होता है इसका वेट, और फीमेल में 250 ग्राम होता है। लोकेशन की अगर बात करें तो बिल्कुल हमारे थोरेक्स में, हमारी स्टर्नम बोन जो होती है उसके बिल्कुल पीछे, दोनों लंग्स के दरमियान में मौजूद होता है। दिल के चैम्बर्स, चार चैम्बर्स होते हैं, चार खाने होते हैं। दो ऊपर वाले चैम्बर्स, दो नीचे वाले चैम्बर्स। ऊपर वाले चैम्बर्स को हम एट्रियम कहते हैं, एट्रिया कहते हैं, और नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स कहते हैं। एक राइट एट्रिया होता है और एक राइट लेफ्ट एट्रिया। एक राइट वेंट्रिकल और नीचे वाला दूसरा लेफ्ट वेंट्रिकल। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्व्स की। वॉल्व्स का काम क्या होता है? अगर सेम हम पानी के सिस्टम से ही बात करें तो हमारी जो मोटर के साथ या हमारी टैंकी के से पहले जो पाइप में वॉल्व लगे होते हैं, उस वॉल्व का काम क्या होता है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। यानी जब हम मोटर चलाते हैं तो पानी मोटर से पाइप में आगे की तरफ तो चला जाता है, लेकिन मोटर बंद करने पे वो पानी वापस की साइड पे नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसमें लगे होते हैं वॉल्व। वो वॉल्व क्या करते हैं, पानी के आगे की तरफ बहाव को तो आगे की तरफ पानी का बहाव तो करते हैं, लेकिन पानी को वापस पीछे की तरफ नहीं बहने देते। ठीक है। तो सेम यही काम हमारी हमारे दिल के अंदर मौजूद वॉल्व का होता है। हमारे दिल में दो तरह के वॉल्व होते हैं, एक होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और दूसरे होते हैं सेमिल्यूनर वॉल्व। इन वॉल्व का काम भी होता है कि एक बार ब्लड जब आगे की तरफ मूव कर गया तो वो ब्लड अपने पिछले वाले खाने में दोबारा मूव नहीं कर पाएगा। अब एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व कौन से होते हैं? एट्रियो का मतलब होता है एट्रिया, वेंट्रिकुलर मतलब वेंट्रिकल्स। यानी ये वॉल्व्स कहाँ पे मौजूद होंगे? हमारे एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान मौजूद होंगे। सेमी ल्यूनर वॉल्व कहाँ पे मौजूद होंगे? सेमी ल्यूनर वॉल्व मौजूद होंगे हमारे वेंट्रिकल्स और हमारी ब्लड वेसल्स के दरमियान। अब देखें, हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ट्राइकस्पिड और एक होते हैं बाइकस्पिड। अब ट्राइकस्पिड वॉल्व कहाँ पे मौजूद होते हैं? ये हमारे राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व मौजूद होंगे वो कहलाएंगे ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब होता क्या है, जब आपका राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो खून पे प्रेशर पड़ता है, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाते हैं और खून कहाँ पे आ जाता है, आपके राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। जब खून राइट वेंट्रिकल में आ जाता है ये वॉल्व अपने आप को बंद कर देते हैं और खून को वापस पीछे वाले एट्रियम में जाने से रोक देते हैं। बाइकस्पिड वॉल्व मौजूद होते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के दरमियान में, ये भी सेम यही काम करते हैं। जब एक बार खून लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है तो ये वॉल्व बंद हो जाते हैं और खून को वापस पीछे जाने से रोक देते हैं। सेमिल्यूनर वॉल्व दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पल्मोनिक और दूसरे होते हैं एयोर्टिक वॉल्व। अ, अब पल्मोनिक वॉल्व कौन से होते हैं? जो हमारे राइट वेंट्रिकल और एक पल्मोनरी आर्टरी निकल रही होती है यहाँ से, जो कि खून को लंग्स की तरफ लेके जाती होती है, उनके दरमियान में जो वॉल्व होंगे वो पल्मोनिक वॉल्व होंगे। अयोर्टिक वॉल्व होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ओपन हो रही होती है अयोर्टा, जो खून को लेके जाती है पूरी बॉडी की तरफ। तो अयोर्टा और आपके जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसके दरमियान में जो वॉल्व होगा वो क्या होगा? अयोर्टिक वॉल्व होगा। अच्छा, दिल के अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे दिल के दो चैम्बर्स होते हैं। इसके अलावा जो राइट वेंट्रिकल होता है ना, राइट वेंट्रिकल से एक आर्टरी निकल रही होती है जो खून को लेके जाती है हमारे लंग्स की साइड पे। इसी तरीके से हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल से भी एक ब्लड वेसल्स निकल रही होती है अयोर्टा, जो लेके जाती है खून को बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ। और लेफ्ट एट्रियम के अंदर लंग्स की तरफ से जो खून आ रहा होता है, लेफ्ट एट्रियम में ओपन हो रही होती है हमारी पल्मोनरी वेन, जो लंग्स से खून को लेके आ रही होती है लेफ्ट एट्रियम में। सिमिलरली बात करें राइट एट्रियम में, तो राइट एट्रियम में हमारी वेना कैवा ओपन होती है। ये वेना कैवा पूरी बॉडी से खून को लेके आती है राइट एट्रियम के अंदर। अब दो तरह की वेना कैवा होती है, एक होती है सुपीरियर वेना कैवा और एक होती है इंफीरियर वेना कैवा। सुपीरियर वेना कैवा पूरी बॉडी से ब्लड को लेके आती है हमारे
सॉरी, सुपीरियर वेना कैवा बॉडी के ऊपर वाले पार्ट से ब्लड को लेके आती है राइट एट्रियम में, और इन्फीरियर वेना कैवा बॉडी के नीचे वाले पार्ट से लेके आती है ब्लड को राइट एट्रियम में। जब ब्लड राइट एट्रियम में आ जाता है, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होते हैं और ब्लड आ जाता है हमारे राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल में जो ब्लड आया है वो है डीऑक्सीजनेटेड, उसमें ऑक्सीजन मौजूद नहीं है। अब ऑक्सीजन शामिल करने के लिए राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ पे जाएगा, हमारे लंग्स की तरफ। लंग्स की तरफ हमारे राइट वेंट्रिकल से जाती होती है एक फिल ब्लड वेसल्स, जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व मौजूद होता है उसे हम कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। जब राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये वॉल्व ओपन होता है, ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से होता हुआ हमारे लंग्स में चला जाता है। लंग्स उस ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसमें ऑक्सीजन ऐड कर देते हैं। अब वो ऑक्सीजन वाला खून हमारी पल्मोनरी वेन के जरिए से आके ओपन होता है हमारे लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जब आता है तो लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होता है उसे हम या मिट्रल वॉल्व कहते हैं या हम उसे कहते हैं बाइकस्पिड वॉल्व। ये वॉल्व ओपन होता है, खून आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ से ब्लड ने अब जाना है हमारी पूरी बॉडी की तरफ। कौन सा ब्लड है, ऑक्सीजन वाला। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होती है एओर्टा में। एओर्टा सबसे बड़ी ब्लड आर्टरी होती है, ब्लड जो ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती है। तो एओर्टा और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान में जो वॉल्व होगा वो होगा एओर्टिक वॉल्व। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, एओर्टिक वॉल्व ओपन होता है और खून जो है हमारी पूरी बॉडी की तरफ चला जाता है। वहां से ऑर्गन और टिश्यूज उस खून में से ऑक्सीजन को इस्तेमाल करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से वेन और वेना कैवा के जरिए से दिल में भेज देते हैं। अब बात करते हैं हम दिल की कवरिंग की। हमारे दिल के आसपास एक मेम्ब्रेन होती है जो दिल को कवर करती है। इस मेम्ब्रेन और दिल के दरमियान में मौजूद होता है एक फ्लूइड। वो फ्लूइड क्या करते हैं, हमारे दिल की प्रोटेक्शन कर रहा होता है, हमारे हार्ट की प्रोटेक्शन कर रहा होता है। इसे फ्रीली मूव से मुराद है कि जो दिल हमारा कॉन्टिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है अपनी जगह पे, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के दौरान आसपास के जो ऑर्गन्स हैं, आसपास के जो टिश्यूज हैं, उनसे दिल की फ्रिक्शन दिल को फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक है, उसमें जो मौजूद फ्लूइड है पेरिकार्डियम में। अब जो हमारे दिल की दीवारें हैं वो तीन लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे एपिकार्डियम कहते हैं, मिडल लेयर को मायोकार्डियम और सबसे इनर लेयर को हम कहते हैं एंडोकार्डियम। उसके बाद बात करते हैं ब्लड वेसल्स की। हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं। सबसे पहली ब्लड वेसल्स आती हैं आर्टरीज। आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं, डेफिनेशन हमेशा याद रखें, वो ब्लड वेसल्स जो खून को दिल से दूर लेकर जाती हैं। ठीक है, दिल से खून को दूर लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स को कहते हैं आर्टरीज, और इनमें मौजूद होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मौजूद होती है। तो आर्टरीज क्या करती हैं, दिल से ऑक्सीजन वाला खून लेके जाती है हमारी बॉडी के तमाम पार्ट्स की तरफ, तमाम ऑर्गन्स की तरफ। लेकिन सिर्फ एक एक्सेप्शन होती है, एक आर्टरी ऐसी होती है जिसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। वो आर्टरी कौन सी होती है, वो पल्मोनरी आर्टरी होती है। अब पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हमने पीछे डिस्कस किया कि ये हमारे राइट वेंट्रिकल से खून को लेके जाती है लंग्स की तरफ ताकि उसमें ऑक्सीजन ऐड हो सके। अब हमने इसको आर्टरी का नाम क्यों दिया, हम इसे वेन भी तो कह सकते थे क्योंकि इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड मौजूद है। लेकिन हमने इसको आर्टरी का नाम इस वजह से दिया क्योंकि ये खून को दिल से दूर लंग्स की तरफ लेके जा रही है, और हमने आर्टरी की डेफिनेशन की वो ब्लड वेसल जो दिल से दूर जाती हैं। ठीक है, नो मैटर कि उसमें कौन सा ब्लड मौजूद है, उसमें ऑक्सीजन वाला मौजूद है, उसमें डीऑक्सीनेटेड मौजूद है। दिल से दूर तो जा रही है ना, तो वो ब्लड वेसल जो दिल से दूर जाएगी वो आर्टरी कहलाएगी। तो जितनी भी आर्टरीज है उसमें ऑक्सीजन वाला खून होता है, सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ऐसी होती है जो हमारे लंग्स की तरफ जा रही होती है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड मौजूद होता है खून। अब जो हमारी आर्टरीज होती है ये एंडोथेलियल सेल से मिलकर बनी होती हैं। इनकी जो दीवारें होती हैं वो मोटी होती हैं, और इनके अंदर जो खाली स्पेस होती है ना वो पतली होती है। अयोर्टा जो होती है ये सबसे बड़ी ब्लड आर्टरी होती है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है और आगे आर्टरीज में डिवाइड होकर हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन वाला खून प्रोवाइड करती है। आर्टरीज की वॉल की बात करें तो आर्टरीज की वॉल तीन लेयर्स पे मुश्तमिल होती है। जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, जो मिडल लेयर होती है उसे ट्यूनिका मीडिया कहते हैं, और सबसे जो इनर लेयर होती है उसे ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं। अब ब्लड वेसल जो ब्लड आर्टरी है उसके अंदर जो खाली जगह होती है ना जहाँ पे ब्लड मूव कर रहा होता है, उस स्पेस को कहते हैं हम ल्यूमन। तो यहाँ पे वही बात की है कि आर्टरीज का जो ल्यूमन होता है वो स्मॉल होता है, यानी तंग होता है थोड़ा। नेक्स्ट आती है हमारे पास आर्ट्रियोल्स। अगर आर्टरीज आगे डिवाइड होके अपनी छोटी ब्रांचेस में डिवाइड होती हैं उन्हें कहते हैं आर्ट्रियोल्स। ये क्या करती हैं, ब्लड को डिलीवर करती हैं कैपिलरीज में, आर्टरीज से लेके ब्लड को कैपिलरीज में दे देती हैं। कैपिलरीज ब्लड वेसल्स का ऐसा नेटवर्क होता है जो आर्ट्रियोल्स और वेन्यूल्स को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का भी काम करता है। आर्ट्रियोल से ऑक्सीजन लेके उसे
अ, हमारे ऑर्गन्स और टिश्यूज को देता है, और ऑर्गन और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड लेके उसे वेन्यूल्स में ऐड कर देता है, ताकि वो वेन्यूल्स उसे वेन लेके जाके वेन में छोड़ें और वेन आगे उसको दिल की तरफ लेके जाए। नेक्स्ट आते हैं वेन्यूल्स। ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कनेक्ट करती हैं कैपिलरीज को और वेन्स को। वेन्यूल्स आपस में मिल के वेन्स बना देती हैं, और वेन्यूल्स का काम होता है कैपिलरीज और वेन को आपस में कनेक्ट करना। वेन्स ऐसी वेन्यूल्स में भी बेसिकली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ठीक है। वेन्यूल्स के बाद आती है वेन्यूल्स जब आपस में कंबाइन होती हैं तो वेन्स बनाती है। वेन्स ऐसी ब्लड वेसल्स होती हैं जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती हैं दिल की तरफ। अब यहाँ पे डेफिनेशन याद कर रखें, वो ब्लड वेसल्स जो दिल की तरफ जाती हैं वो वेन कहलाती हैं, और इनमें होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद, सिवाय एक वेन के, पल्मोनरी वेन, जो ऑक्सीजन वाला खून लंग्स से लेके पल्मोनरी आर्टरी ने लंग्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भेज दिया। अब लंग्स ने क्या किया, उस ब्लड में ऑक्सीजन को ऐड किया, ऑक्सीजन को ऐड करके पल्मोनरी वेन के जरिए से हमारे दिल तक भेज दिया उस ऑक्सीजन वाले खून को। अब हम उस पल्मोनरी वेन को आर्टरी का नाम भी तो दे सकते थे, क्योंकि उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद है, लेकिन हमने उसे आर्टरी का नाम क्यों नहीं दिया? क्योंकि हमने डेफिनेशन देखी कि ऐसी ब्लड वेसल्स जो दिल की तरफ आती हैं वो कहलाती हैं वेन। तो बेसिकली जो पल्मोनरी वेन थी वो दिल की तरफ आ रही थी, नो डाउट उसमें ऑक्सीजन वाला खून मौजूद था, लेकिन अगर वो दिल की तरफ आ रही है तो वो वेन कहलाएगी। तो पल्मोनरी वेन एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें ऑक्सीजन वाला खून मौजूद होता है, बाकी तमाम वेन्स में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। सिमिलरली पल्मोनरी आर्टरी जो होती है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है, बाकी जितनी भी आर्टरीज होती हैं उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड मौजूद होता है। अब सबसे बड़ी जो वेन होती है हमारी बॉडी में वो होती है वेना केवा। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे कार्डियक मसल की प्रॉपर्टीज के बारे में। कार्डियक मसल्स किसे कहते हैं? कार्डियक मसल्स कहते हैं वो मसल्स जो हमारा दिल, हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर बनाती है, उन्हें कहते हैं कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल्स का काम होता है हमारे दिल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना, ताकि दिल जो है वो धड़क सके, हार्ट बीट प्रोड्यूस हो सके, और अच्छे से खून जो है वो हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके। तो इसकी सबसे पहले बात करते हैं नेचर की। तो कार्डियक मसल्स इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी गैर इरादी। इसका जो फंक्शन होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हमारे दिल का धड़कना हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो इसलिए जो कार्डियक मसल्स होते हैं वो इनवॉलेंट्री होते हैं, यानी हमारे इख्तियार में नहीं होते, और स्ट्रिएटेड इन नेचर। स्ट्रिएटेड से मुराद है कि उनके ऊपर लाइनिंग सी धारें सी मौजूद होगी। जैसे ये देखिए, इन मसल्स के ऊपर आपको ब्लैक ब्लैक कलर की लाइनिंग नजर आ रही है। तो अगर हमारे मसल्स के ऊपर इस तरीके की लाइंस मौजूद हों तो उसे हम कहते हैं स्ट्रिएशंस। दूसरा आता है सिंसाइटियम। कार्डियक मसल की एक प्रॉपर्टी होती है सिंसाइटियम। सिंसाइटियम कहते हैं कि अगर दो या दो से ज़्यादा ऑर्गन्स या दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलके सेम फंक्शन एट अ टाइम परफॉर्म कर रही हो तो उस चीज़ को कहते हैं सिंसाइटियम। जैसे फॉर एग्जांपल हम बच्चे क्लास में मिलके एक साथ लेसन जो है वो ऊंची आवाज़ में दोहरा रहे हैं, या फॉर एग्जांपल के तराना जो है वो एक साथ पढ़ रहे हैं, तो वो तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो मिलके एक साथ तराना पढ़ रहे हैं। तो वो क्या होता है? सिंसाइटियम। कि एट अ टाइम एक ही वक्त में एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ें सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं तो वो सिंसाइटियम होता है। तो हमारे दिल में दो तरह के सिंसाइटियम होते हैं, एक होता है एट्रियल सिंसाइटियम और एक होता है वेंट्रिकुलर सिंसाइटियम। इससे मुराद ये है कि हमारे जो दिल है, हमारे जो चैम्बर्स हैं दिल के, वो कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहे होते हैं? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एट्रियम और वेंट्रिकुलर सिंसाइटियम का क्या मतलब है? कि दोनों वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे, दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करेंगे। ऐसा नहीं है कि पहले राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है और राइट वेंट्रिकल रिलैक्स कर रहा है उस टाइम में, नो। जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा उसी टाइम पे लेफ्ट एट्रियम भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जब दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे होंगे तो दोनों वेंट्रिकल एक साथ रिलैक्स कर जाएंगे। सिमिलरली जब दोनों एट्रियम रिलैक्स होंगे तो दोनों साथ रिलैक्स होंगे, और एट द सेम टाइम जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं वो क्या कर जाएंगे? कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इसको कहते हैं सिंसाइटियम, जिसमें हमारे दोनों एट्रियम एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ऑटोमेटिसिटी। ऑटोमेटिसिटी का मतलब होता है कि हमारा जो दिल है, हमारे दिल की, हमारे कार्डियक मसल्स की ऐसी एबिलिटी जो कि दिल को धड़काती है। हमारा दिल जो है वो कॉन्टिन्यूसली खुद ब खुद जो है वो धड़क रहा है, किसके नतीजे में? एक्शन पोटेंशियल के नतीजे में। एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि हम सिंपल अल्फाज में अगर कहें तो ब्रेन जो मैसेज भेजता है, आम अल्फाज में हम कह देते हैं कि ब्रेन मैसेज भेजता है दिल को धड़कने के लिए। लेकिन अगर हम एक साइंस की रूह से देखें तो हमारा जो ब्रेन भेज रहा है मैसेज वो एक इम्पल्स की फॉर्म में आ रहा है, वो एक एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में आ रहा है। वो एक्शन पोटेंशियल आके हमारे दिल को जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प कर रहे हैं। अब उस एक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में क्या मूव करता है? आइंस मूव करते हैं। अगर सोडियम आइंस आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी, पोटाशियम आइन आएंगे तो रिलैक्सेशन होगी, इसी तरीके से कैल्शियम आइन आएंगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो बेसिकली एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने के नतीजे में हमारा दिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। तो दिल की वही सलाहियत जिसमें हाँ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, हमारा दिल खुद ब खुद धड़क रहा है, उसे कहते हैं ऑटोमेटिसिटी।
नेक्स्ट आते हैं रिदमिसिटी। रिदमिसिटी क्या कहते हैं? रिदम, रिदम का मतलब होता है एक तरतीब, कि हमारे जो दिल के मसल्स हैं वो एक खास तरतीब से जो है वो बीट कर रहे हैं। हमारा जो दिल है एक खास तरतीब से कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। ऐसा नहीं है कि पहले 3-4 बार दिल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और फिर 3-4 बार रिलैक्स हुआ। नो, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं चैम्बर से रिलैक्स होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रिलैक्स होते हैं, और एक प्रॉपर जो है एक रेगुलर इंटरवल पे बीट जो है वो जनरेट होती है। तो दिल की वो सलाहियत जिसमें दिल एक तरतीब के साथ धड़क रहा है उसे कहते हैं रिदमिसिटी। नेक्स्ट आती है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि कार्डियक इम्पल्स का साइनो आर्टेरियल नोड से हमारे दिल के मसल्स तक मूव करना। अब साइनो आर्टेरियल नोड या ऐसे नोड क्या होते हैं? ये हमारे दिल के ऊपर मौजूद होते हैं पेसमेकर। पेसमेकर ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे दिल के लिए एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से दिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। जब हमारे ऐसे नोड के अंदर, हमने कहा ना एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, तो एक्शन पोटेंशियल की वजह से हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहा है। वो एक्शन पोटेंशियल बेसिकली रिसीव कौन कर रहे हैं? हमारे ऐसे नोड रिसीव कर रहे हैं जो हमारे दिल के लिए एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट कर रहे हैं, पेस मेकर का काम कर रहे हैं। तो जब सोडियम आयंस इंटर होते हैं ना ऐसे नोड में, तो हमारे मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस दौरान क्या जनरेट होता है? एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी का मतलब होता है मैसेज को ऐसे नोड से लेकर हमारे दिल के तमाम मसल्स तक मूव करवाना। जितने भी ब्रेन से इम्पल्स आ रही है, जो भी एक्शन पोटेंशियल आ रहा है, जो भी सोडियम पोटेशियम कैल्शियम आइंस आ रहे हैं, वो हमारे ऐसे नोड के पास आते हैं। ऐसे नोड फिर आगे हमारे एट्रियम में मूव करवाता है। जब एट्रियम में जाते हैं, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एट्रियम उस इम्पल्स को आगे हमारे वेंट्रिकल्स को देते हैं, फिर हमारे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, ऐसे नोड अगर हमारे खराब हो जाए तो इसके ऑल्टरनेटिव कुदरत ने हमारी बॉडी के अंदर बनाए हुए हैं एवी नोड, जो एट्रिया और वेंट्रिकल्स के दरमियान में मौजूद होते हैं। फिर वो एवी नोड्स क्या करते हैं? वो हमारे पेसमेकर का काम करते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी को, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, वो इम्पल्स को आगे मूव करवाते हैं ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो सके। अगर वहां पे भी एवी नोड में भी खराबी आ जाती है, तो फिर हमारे दिल के ऊपर और बंडल ऑफ हिज मौजूद होते हैं, जो क्या कहते हैं, ब्रांचेस मौजूद होती हैं। वो ब्रांचेस क्या करती हैं? दिल के कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए एक्शन पोटेंशियल कह लो कि जनरेट करती हैं। ठीक है। तो बेसिकली कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है? इम्पल्स का साइनो आर्टेरियल या ऐसे नोड से हमारे दिल के तमाम कार्डियक मसल्स तक मूव करना, ताकि वो क्या कर सके? कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सके और दिल अपनी एक्टिविटी जो है वो अच्छे से परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टिलिटी। कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है हमारे दिल की मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट करने की सलाहियत, जिसके नतीजे में खून जो है वो आगे पंप होता है। अब दिल कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से करता है? एक्टिन और माइसिन फिलामेंट्स की वजह से। एक्टिन और माइसिन प्रोटीन्स मौजूद होती हैं हमारे मसल्स में, जो क्या करती हैं? हमारे दिल को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाती हैं। अब ये एक्टिन और माइसिन भी कैसे करवाती हैं? इनको भी एनर्जी की जरूरत होती है, इनको भी एटीपी की जरूरत होती है, इनको भी कैल्शियम आयंस की जरूरत होती है। जब कैल्शियम और आयंस और एटीपी एनर्जी जो है वो एक्टिन और माइसिन के पास आती है, तो वो ये क्या करवाती है? हमारे दिल के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करवाती है। ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स। ऑल और नथिंग रिस्पॉन्स का मतलब है अब देखें कि एक क्या लेके एनर्जी, ठीक है, हमारे दिल को जितना काम करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितना स्टिमुलस चाहिए, उतनी अगर एनर्जी मिल रही है या उससे ज़्यादा मिल रही है तो हमारे दिल के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हमारे दिल को एनर्जी जो है वो कम मिल रही है, उतनी नहीं मिल रही जितनी हमारे दिल को काम करने के लिए चाहिए, तो हमारे दिल के मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है कार्डियक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन स्टिमुलस इज एट और अबव थ्रेशोल्ड, कि स्टिमुलस की जो मैसेज आ रहा है, जो एनर्जी आ रही है, जो इम्पल्स आ रही है हमारे दिल के पास, अगर वो उतनी है जितनी हमारी बॉडी को चाहिए, थ्रेशोल्ड यानी वो एनर्जी उतनी मिल रही है उसे जितनी उसको चाहिए, तो हमारे यहाँ उससे थोड़ी ज़्यादा है, तो हमारा दिल काम करेगा, हमारा दिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर हमारे दिल को उतनी एनर्जी नहीं मिल रही, उससे कम मिल रही है, तो हमारा दिल काम नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अक्सर बिजली का जब लोड, बिजली का जो नॉर्मल लोड है वो 220 होता है, अगर वो लोड कम हो जाए तो पंखे या लाइट्स जो होती हैं वो डिम हो जाती हैं, या पंखे जो है वो सही तरीके से नहीं चलते। तो वो बेसिकली क्या हो रहा होता है कि उनको, हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस होते हैं उनको इलेक्ट्रिसिटी सही तरीके से नहीं मिल रही, उनको इलेक्ट्रिसिटी कम मिल रही है, जिसकी वजह से वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पा रहे से। लेकिन अगर उन्हें सही यूनिट मिल रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी के, या उससे थोड़े ज़्यादा मिल रहे हैं, तब भी वो काम करेंगे, वो चलेंगे। सिमिलरली इसी तरीके से अगर हमारे दिल को उतना स्टिमुलस नहीं मिल रहा, उतने मैसेज, उतनी इम्पल्स नहीं मिल रही जितनी उसको चाहिए, या उससे ज़्यादा नहीं मिल रही, तो उसे कम मिल रही है, तो तब वो अपना फंक्शन नहीं करेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। तो यही बात यहाँ पे लिखी है कि अगर ऐड के जितनी चाहिए उसको, या अबव, या उससे ऊपर जो थ्रेशोल्ड चाहिए, उतनी एनर्जी मिले तो दिल काम करेगा। अगर सब थ्रेशोल्ड यानी जितनी वैल्यू उसको चाहिए, जितनी स्टिमुलस उसको चाहिए, जितनी एनर्जी दिल को चाहिए, उतनी अगर नहीं मिल रही, उससे कम मिल रही है, तो हमारा दिल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।